आज हम बात करते हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें यहाँ पर तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पहले अपन उनको देखें। प्राइमरी ऑर्गन जो है, प्राइमरी ऑर्गन कौन सा हो गया यहाँ पर? ओवरी, ठीक है। फिर उसके बाद ओवरी से क्या जुड़ी होगी? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है उसके 3 पार्ट्स होंगे। ये जो फनल शेप है इसको हम कहेंगे इनफंडिबुलम। बल्ज पार्ट जो होता है एम्पुला, विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फिर थर्ड वन इज इस्थमस। ये तीनों पार्ट किसके हैं? ये तीनों ही पार्ट जो है वो है फैलोपियन ट्यूब के, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे होंगे, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये कहलाते हैं फिम्ब्री। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं फिम्ब्री, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद ये जो फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है वो कहाँ ओपन होती है? यूट्रस में। यूट्रस का जो बल्ज पार्ट है वो है फंडस। ये जो मेजर पार्ट है यहाँ पर, ये मेजर पार्ट कहलाएगा इसका बॉडी और कॉर्पस, बॉडी। और लोअर नैरो पार्ट जो होता है ये कहलाता है सर्विक्स। और इस सर्विक्स के बीच में कैनाल होती है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल में आप देख रहे हैं यहाँ पर म्यूकोसा के इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं आर्बर विटे यूटेराई। ये जो इरेगुलर फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा हैं इन सर्विक्स पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्बर विटे यूटेराई। और इसके बाहर की तरफ यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये है वेजाइना, ठीक है। अच्छा, यूट्रस जो है जो अपन यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी वॉल की अगर अपन बात करें, ये तो अपन ने यूट्रस के पार्ट्स पढ़े कि जो फंडस हो गया, बॉडी हो गया और सर्विक्स हो गया, ठीक है। अगर इसकी वॉल की हम बात करते हैं तो इसकी वॉल 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कौन सी है? पेरीमेट्रियम। मिडल लेयर जो होगी उसको हम कहेंगे मायोमेट्रियम। और इनर मोस्ट लेयर जो होगी उसको हम कहेंगे एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये और यही एंडोमेट्रियम जो है ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल साइक्लिक चेंजेस से पास होती है। मतलब साइक्लिक चेंजेस मतलब जो पर मंथ रप्चर होती है उसके बाद फिर से रीजनरेट होती है, फिर डिजनरेट होती है, फिर रीजनरेट होती है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सीक्वेंस चलता है ये किसका होता है? ये होता है एंडोमेट्रियम का, ठीक है। तो चलिए अपन पहले तो बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा है यहाँ पर? ओवरी। ओवरी एक्चुअली जो है बॉडी वॉल से डॉर्सली भी अटैच है और अंदर की तरफ जो है यूट्रस से अटैच है। लाइक आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका अटैचमेंट यहाँ पे यूट्राइन वॉल से है, ठीक है। और पीछे की तरफ डॉर्सली ये किससे अटैच होती है? डॉर्सली अटैच होती है बॉडी वॉल से। मतलब अगर हम इसका सरफेस व्यू देखें तो हमको सरफेस व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये सरफेस व्यू है, यहाँ पर हम जो बना रहे हैं वो सरफेस व्यू बना रहे हैं। तो जब सरफेस व्यू हम देखते हैं तो दोनों तरफ ये क्या हो गई? ये तो हो गई ओवरी। ओवरी के बाहर जो है विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये है यूट्रस, ये यूट्रस है। अब जो ओवरी है वो यूट्रस से भी अटैच है, यहाँ पर यूट्रस से अटैच होगी, यूटेराइन वॉल से अटैच है। और यूटेराइन वॉल से ये ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है, ओवेरियन लिगामेंट।
इसी तरह से ये बॉडी वॉल से, ये जो हमने बनाई है वो क्या है, बॉडी वॉल है। अब ये बॉडी वॉल की डॉर्सल सरफेस से अटैच होती है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू अटैच होती है। ये पूरी जो है कंप्लीट क्या बना रहे हैं अपन, एक मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम। मीजोवेरियम साथ ही साथ ये डॉर्सल वॉल से एक लिगामेंट के थ्रू भी अटैच होती है। यहाँ पर एक लिगामेंट होगा, मीजोवेरियम तो है ही जो इसको डॉर्सल वॉल से अटैच कर रही है, साथ ही साथ यहाँ पर एक लिगामेंट है जो इसको डॉर्सल वॉल से, बॉडी वॉल की डॉर्सल सरफेस से अटैच कर रहा है, जिसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो लिगामेंट है वो है सस्पेंसरी लिगामेंट। तो इस तरह का कुछ अटैचमेंट है यहाँ पर ओवरी का, ठीक है। तो ओवरी में हमको जो है बेसिकली दो पार्ट में दिखाई देते हैं यहाँ पर। अगर हम ओवरी के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे बाहर की तरफ तो क्या हो गई, विसरल पेरिटोनियम हो गई। विसरल पेरिटोनियम के अंदर हम देखें अगर, तो यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम मिलेगी। विसरल पेरिटोनियम के अंदर की तरफ ये जो है, ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, जहाँ पर क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं। तो ये तो क्या हो गई आउटर विसरल पेरिटोनियम। इसके बाद यहाँ पर हो गई ये जर्मिनल एपिथेलियम। और ओवरी का जो इनर सॉलिड पार्ट होता है, उस इनर सॉलिड पार्ट को हम कहते हैं स्ट्रोमा, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ये वाला जो पार्ट है ये है मेडुला, और जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट क्या है, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है। और ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, ये दोनों ही जो है मिलकर स्ट्रोमा है, ठीक है। तो इनर का जो ओवरी का इनर सॉलिड पार्ट है वो स्ट्रोमा है, जिसमें आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला है। तो कॉर्टेक्स पार्ट जो है उसमें सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल्स में यहाँ पर जो है, फॉलिकल्स में प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, प्राइमरी फॉलिकल के साथ साथ यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल्स भी होंगे। यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल्स मिलेंगे, सेकेंडरी के बाद यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल्स भी मिलेंगे, टर्शरी के बाद यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल प्रेजेंट होंगे। इस तरह से तो प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल है। फिर ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम भी है। और कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो जाता है तो एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल पार्ट में। बात करें मेडुलरी पार्ट की, सो मेडुला में केवल ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जो मेडुला पार्ट है, इस मेडुला में क्या मिलेंगी आपको, इस मेडुला में आपको ब्लड वेसल्स, ठीक है। अभी अपन इन फॉलिकल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि फॉलिकल्स हैं क्या। अभी तो हमने इन जनरल बोला प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी से सेकेंडरी है, सेकेंडरी से टर्शरी है, टर्शरी से ग्रेफियन फॉलिकल है, फिर इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम है, फिर इसके बाद कॉर्पस अल्बिकन्स है। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या हैं, इनके कैसे बने हैं, उनके बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये तो एक ओवरी का जनरल स्ट्रक्चर था, उसका अटैचमेंट था। चलिए अब हम बात करते हैं इन फॉलिकल्स के बारे में। तो देखिए होता क्या है, जब oogenesis होती है, ठीक है, oogenesis जब होती है तो उसमें क्या होता है, जो जर्म सेल होती है, जर्म सेल फॉर्म करती है oogonia। oogonia से बन जाते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस 1 होती है तो बच जाते हैं सेकेंडरी oocyte।
सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस 2 होती है तो बन जाते हैं ओवम। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस होता है। ये अभी अपन सीक्वेंस और डिटेल में जब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ रहे होंगे उस समय गेमीटोजेनेसिस में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक सीक्वेंस लिखा है हमने। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टेजेस होती है, जर्म सेल से oogonia बने। अब ये जो oogonia जितने भी बनने वाले होते हैं वो फीटल ओवरी में बन जाते हैं। ये oogonia कहाँ पर बन चुके हैं? फीटल ओवरी में। और फीटल ओवरी में 2 मिलियन इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी में कितने oogonia बन चुके हैं? 2 मिलियन बन चुके हैं। बर्थ के बाद कोई भी नया oogonia फॉर्म नहीं होगा। जो oogonia बनने थे वो कहां पर बन चुके? वो बन चुके फीटल ओवरी में। ठीक है, अब यहाँ पर माइटोसिस हुई या ग्रोथ हुई तो प्राइमरी oocyte बन गए। ठीक है, माइटोसिस चल रही है, ग्रोथ चल रही है, क्या बन गए उससे? प्राइमरी oocyte बन गए। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है, ये भी बर्थ से पहले, लेकिन ये प्रोफेज 1 पर जाकर रुक जाती है। मियोसिस 1 कहां पर जाकर रुक जाएगी? प्रोफेज 1 पर जाकर अरेस्ट हो जाती है। फिर इसकी मियोसिस 1 कंप्लीट होती है आफ्टर प्यूबर्टी। बर्थ के पहले ही मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो मियोसिस 1 अगर कंप्लीट नहीं हुई थी तो ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट नहीं हुआ था, ये प्रोफेज 1 पे रुका हुआ था। ठीक है, अब आफ्टर प्यूबर्टी जो 12 to 14 ईयर की एज होती है आफ्टर प्यूबर्टी, तब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी और क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये मेटाफेज 2 पर जाकर अरेस्ट हो जाएगी। कहां पर? मियोसिस 2 कहां पर अरेस्ट हुई? मेटाफेज 2 पर। और ये कब तक अरेस्ट रहेगी? जब तक स्पर्म की एंट्री ना हो जाए। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है मेटाफेज 2 कंप्लीट होगी और ये क्या बनेगा? ओवम बनेगा। तो यहाँ पर जो अपन, ये तो स्टेजेस हो गई जर्म सेल के जो है डेवलपमेंट की। जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो फॉलिकल्स होते हैं ना, वो होते हैं प्राइमरी। सबसे पहला जो फॉलिकल जो बनता है, जो मेजर फॉलिकल होता है, वो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी से क्या बनेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी से बनते हैं टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी से मैच्योर फॉलिकल बनता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, जीएफ। ठीक है, तो यहाँ जीएफ का मतलब कुछ और नहीं है, यहाँ जीएफ का मतलब क्या है? ग्रेफियन फॉलिकल से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये मैच्योर फॉलिकल बन जाते हैं। ठीक है, फॉलिकल क्या होते हैं? फॉलिकल में इनमें से कोई ना कोई स्टेज होगी। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई स्टेज होगी, प्लस सपोर्टिंग सेल्स होंगे। मतलब oogonia होगा या oocyte होगा, प्लस सपोर्टिंग सेल्स हैं। तो oocyte प्लस सपोर्टिंग सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको मिलाकर हम कहते हैं ये क्या है? ये है फॉलिकल। ठीक है, तो ये सारे फॉलिकल्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्रेफियन फॉलिकल। तो यहाँ पर अपन मेजर जो बात करने वाले हैं जिस इसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो स्ट्रक्चर कौन सा है? ग्रेफियन फॉलिकल। तो चलिए अपन बात करते हैं ग्रेफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ग्रेफियन फॉलिकल, जो कि मैच्योर फॉलिकल होता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये एक अपन ने टिपिकल स्ट्रक्चर बनाया है ग्रेफियन फॉलिकल का। अब ग्रेफियन फॉलिकल में क्या क्या होता है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल में बाहर की तरफ जो है थीका एक्सटर्ना की लेयर होती है।
जो कि फाइब्रस होती है। अंदर की तरफ थीका इंटरना होती है जो कि ग्लैंडुलर होती है, मतलब जो सीक्रेशन करती है। ठीक है, इसके अंदर जो ये कैविटी दिखती है आपको, इस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। ठीक है, इसमें जो oocyte है वो होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो कौन सी स्टेज पर रुका होता है, जो रुका होता है मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 पर रुका होता है, मेटाफेज 2 पर अरेस्ट होता है। क्योंकि हमने देखा मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 कब कंप्लीट होगी, कब आगे बढ़ेगी, जब स्पर्म की एंट्री होगी तब ये ओवम बनेगा। अभी तो ये क्या है, सेकेंडरी oocyte ही है। इसके चारों तरफ जो है ग्लाइकोप्रोटीन की नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा के चारों तरफ जो है सेलुलर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और यहाँ पर ये आपको दिख रही है जो, इनको हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल, जिनकी हम बात कर रहे थे वो होती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं। और ग्रेनुलोसा सेल्स का ये जो बंडल लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस क्यूमुलस ऊफोरस और क्यूमुलस ओवेरिकस। ठीक है, जर्म हिल भी कहलाता है ये स्ट्रक्चर। तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस ये जो फॉलिकल है, ये कंप्लीट फॉलिकल क्या कहलाता है, ग्रेफियन फॉलिकल। अब होता क्या है यहाँ पर, एट द मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड डे होता है उस समय एलएच अपने पीक पर होता है, जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है वो अपने पीक पर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। और उस एलएच सर्ज के कारण ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा। और रप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये स्ट्रक्चर इससे बाहर निकलेगा। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा इससे बाहर निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। जो प्रोसेस क्या कहलाएगी, ये प्रोसेस कहलाएगी ओव्यूलेशन। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रेफियन फॉलिकल अंदर से खाली बच गया, इस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर कहलाएगा कॉर्पस हीमोरेजिकम। कॉर्पस हीमोरेजिकम। फिर ये जो कॉर्पस हीमोरेजिकम है, एलएच के इफेक्ट से अगेन एक येलो बॉडी में, येलो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगा, जो कुछ दिनों तक मेनली प्रोजेस्टेरॉन और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन और इनिबिन सीक्रेट करेगा। उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा और एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस अल्बिकंस। ये हम एक टर्म ब्रेन में भी पढ़ते हैं कॉर्पस अल्बिकंस का, वहां पर भी ये वेस्टिजियल था, हाइपोथैलेमस में आपको ध्यान हो तो यहाँ पर जो है वेस्टिजियल बॉडी में कन्वर्ट हो गया, उसको क्या बोला, कॉर्पस अल्बिकंस। और कॉर्पस अल्बिकंस फाइनली क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस चलता है। बात आई समझ में? पहले तो फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और ग्रेफियन बन गए भाई। ग्रेफियन में कौन सा oocyte था, सेकेंडरी oocyte था, चारों तरफ जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा थी। तो जब ओव्यूलेशन का टाइम आया, जब एलएच सर्ज हुआ, तो उस समय ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करके बाहर निकले। जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो अंदर जो एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल था उसमें ब्लड क्लॉट बन गया, क्योंकि उसकी ब्लड वेसल भी रप्चर हुई। उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, कॉर्पस हीमोरेजिकम। उसके बाद एलएच के इफेक्ट से ये येलो बॉडी में कन्वर्ट हो गया, जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम फिर नॉन फंक्शनल हो जाएगा और कॉर्पस अल्बिकस बन जाएगा। फाइनली कॉर्पस अल्बिकस जो है वो डीजनरेट हो जाएगा। तो यही सारी स्टेजेस हमने कहाँ पर बनाई थी, अभी जो ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें जो स्ट्रोमा का कॉर्टिकल पार्ट था, कॉर्टेक्स था, उसमें अपन ने इन सभी जो है स्टेजेस को बनाया था। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ पर? चलिए, तो अब अपन बात करते हैं इसके बाद ये मीटोजेनेसिस के बारे में।
ठीक है, तो चलिए पहले अपन गेमिटोजेनेसिस पढ़ने से पहले अपन एक बार हार्मोनल कंट्रोल के बारे में पढ़ लेते हैं। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो चलिए पहले अपन आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोनल कंट्रोल पर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो हार्मोनल कंट्रोल है, इसको अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखिए हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये काम करता है किस पर? एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। और गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और दूसरा हो गया FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो LH होता है ये काम करता है लेडिक सेल पर, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं जिसको अपन, ठीक है। और ये सीक्रेट करता है क्या? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और दूसरा ये जो है टेस्टोस्टेरोन वो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। FSH क्या करेगा? FSH स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल सीक्रेट करती है यहाँ पर कुछ स्पर्मियोजेनिक फैक्टर और इनहिबिन। ये जो स्पर्मियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं ये स्पर्मियोजेनेसिस करवाते हैं। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? बेसिकली स्पर्मेटिड जो हमने पढ़े थे, आपने ध्यान होगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, राउंड स्पर्मेटिड का इलोंगेटेड स्पर्म में कन्वर्ट होना वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये अभी अपन आगे गेमिटोजेनेसिस में भी इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? सर्टोली सेल से। और ये स्पर्मियोजेनिक फैक्टर किस में हेल्प कर रहे हैं? मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की ही एक स्टेप क्या होती है? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब इनहिबिन, तो यहाँ पर देखिए अब जब टेस्टोस्टेरोन एक्सेस में हो जाता है तो क्या करता है? ये GnRH के लिए नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, मतलब हाइपोथैलेमस से GnRH को इनहिबिट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से LH को इनहिबिट करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है इसके लिए, जिससे लेडिक सेल का स्टिमुलेशन कम होता है, टेस्टोस्टेरोन अपने आप ही क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर जब इनहिबिन ज्यादा होने लगता है, भाई सर्टोली सेल ज्यादा स्टिमुलेट हुई तो इनहिबिन भी ज्यादा निकला, इनहिबिन जब ज्यादा होगा तो ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा GnRH के लिए, और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा FSH के लिए, जिससे सर्टोली सेल का स्टिमुलेशन कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्पर्मियोजेनिक फैक्टर्स जो है और इनहिबिन है ये निकलना क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हार्मोनल कंट्रोल होता है इनका, ठीक है, कि ये हार्मोन जो है एक लिमिट से ज्यादा भी नहीं हो पाता और कम भी, क्योंकि कम होगा तो नेगेटिव फीडबैक मिलना बंद, फिर से निकलने लगेगा, ज्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक देगा, निकलना क्या होगा? बंद हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का कंट्रोल हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है। इसी तरह से अगर अपन oogenesis की बात करते हैं तो oogenesis में भी जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा GnRH, जो काम किस पर करेगा? जो काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट करवाएगा गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से? FSH और LH। अब FSH जो है यहाँ पर फॉलिकुलर ग्रोथ करवाता है, FSH फॉलिकुलर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉलिकुलर ग्रोथ मतलब जैसे अभी अपन ने पढ़ा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी टर्शियरी बनेगा, टर्शियरी ग्रेफियन बनेगा। ग्रोथ करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? FSH। तो FSH फॉलिकुलर ग्रोथ करवाएगा। और जो ग्रोइंग फॉलिकल होते हैं उनकी सेल्स से निकलता है एस्ट्रोजन। उनकी जो थीका इंटरनल सेल्स होती हैं जो अभी हमने कहा था ग्लैंडुलर होती हैं, वो क्या सीक्रेट करती हैं? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की ग्रोथ करवाता है फीमेल में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है।
इसी तरह से जो एस्ट्रोजन है इसका एक फंक्शन और है, ये एलएच को पॉजिटिव फीडबैक भी देता है, मतलब एलएच के सिक्रीशन को सपोर्ट करता है, बढ़ाता है। एलएच क्या करेगा भाई, एलएच जो है, एलएच एक तो ओव्यूलेशन करवाएगा और दूसरा ये कॉर्पस ल्यूटियम बनवाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है और ये मेनली तो क्या सीक्रेट कर रहा होता है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड इनिबिन। ठीक है, अब यहाँ पर जब फोलिकुलर ग्रोथ हो रही है तो हमने कहा एस्ट्रोजन निकल रहा है, जब एस्ट्रोजन एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक देने लगता है, किसको, हाइपोथैलेमस को जीएनआरएच के लिए और एंटीरियर पिट्यूटरी को एफएसएच के लिए। सो एफएसएच अगर कम हुआ तो फॉलिकल की ग्रोथ भी कम हो गई, एस्ट्रोजन अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह से यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम के कारण क्या निकल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनिबिन। सो यहाँ पर जब प्रोजेस्टेरॉन और इनिबिन ज्यादा होने लगते हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को, किसके लिए, जीएनआरएच के लिए। ठीक है, कौन कौन, इनिबिन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन तो बहुत स्मॉल अमाउंट में निकलता है, सो इतना होता ही नहीं कि वो नेगेटिव फीडबैक दे सके, तो मेनली नेगेटिव फीडबैक कौन दे रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और इनिबिन, जो कि हाइपोथैलेमस को जीएनआरएच के लिए और एंटीरियर पिट्यूटरी को किसके लिए, एलएच के लिए, जिससे एलएच का सिक्रीशन बंद होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नॉन फंक्शनल होगा, पहले नॉन फंक्शनल होके क्या बना देगा, कॉर्पस अल्बिकस, जो वेस्टिजियन हमने पढ़ा था, और उसके बाद कॉर्पस अल्बिकस फाइनली डीजेनरेट हो जाएगा और यहाँ प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन, एस्ट्रोजन का अमाउंट फिर से क्या होगा, इनका लेवल जो है फिर से कम हो जाएगा। जब ये एक लिमिट से ज्यादा कम हो जाएंगे तो फिर से इनको नेगेटिव फीडबैक देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो फिर से ये सीक्रेट होने लगेगी, ये साइकिल चलने लगेगी। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में। चलिए, तो अपन यहाँ पर अब बात करते हैं गेमीटोजेनेसिस की। गेमीटोजेनेसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये स्टार्ट होती है आफ्टर प्यूबर्टी, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, जो जर्म सेल होगी, ठीक है, जर्म सेल होगी 44+XY, ये जर्म सेल है। जर्म सेल में माइटोसिस होगी, तो माइटोसिस होगी तो बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया। जर्म सेल में माइटोसिस हुई तो क्या बन गए, स्पर्मेटोगोनिया। ये यहाँ पर है माइटोसिस, ये भी डिप्लॉइड होंगे भाई, माइटोसिस से बने हैं तो डिप्लॉइड ही होंगे, मतलब 44+XY, 44+X, ठीक है, ये डिप्लॉइड है। तो इसमें दो तरह के बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो तो रिजर्व होते हैं, ठीक है। जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये आगे कंटिन्यू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, ये साइज में डबल हो जाएंगे क्योंकि मियोटिक फैक्टर और न्यूट्रिएंट्स के एक्यूमुलेशन के कारण इनकी ग्रोथ होगी और ये ग्रो कर कर साइज में डबल हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, ये भी डिप्लॉइड रहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट और मियोटिक फैक्टर एक्यूमुलेट हो गए, इस कारण से इसका साइज इंक्रीज हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब जाकर यहाँ पर मियोसिस होगी, मियोसिस 1, मियोसिस फर्स्ट होगी, और मियोसिस फर्स्ट जो होगी तो यहाँ पर बन जाएंगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर 22+X 22+Y, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं इनमें मियोसिस 2 होगी, यहाँ पर ये क्या हुई, मियोसिस 2 हो गई, और मियोसिस 2 होने के बाद यहाँ पर जो है वो स्पर्मेटिड बन गए। अगेन कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे 22+X 22+X 22+Y 22+Y, ये क्या बन गए,
स्पर्मेटिड बन गए। और स्पर्मेटिड में जब डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन मतलब कोई डिवीजन नहीं है, यहाँ पर इसका जो है मॉडिफिकेशन होगा, ये किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और यहाँ पर इलांगेटेड स्पर्म बन जाएंगे। ये स्पर्मेटिड से क्या बन गए? इलांगेटेड स्पर्म्स बन गए, जिसको हम स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये है डिफरेंशिएशन। बेसिकली यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहा कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है। अब देखिए यहाँ पर जर्म सेल जो कन्वर्ट हुई है स्पर्मेटोगोनिया में, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसमें माइटोसिस हो रही है। ये फेज कौन सी कहलाती है? मल्टीप्लीकेशन फेज। फिर आप देखिए स्पर्मेटोगोनिया से ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं, ये फेज है ग्रोथ फेज। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हुई, इसको हम कहते हैं मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। और यहाँ पर मियोसिस 2 के बाद, स्पर्मेटिड बनने के बाद डिफरेंशिएशन हुआ और ये क्या बन गए? स्पर्म्स बन गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसकी अभी अपन ने बात करी थी, जिसके लिए सर्टोली सेल हेल्प करती हैं। और स्पर्मेटिड को स्पर्मियोजेनेसिस के लिए किससे अटैच रहना पड़ता है? इसको अटैच रहना पड़ता है सर्टोली सेल से। ठीक है, तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जो कि आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होगी। अब अपन बात करें इसी तरह से oogenesis के बारे में। तो देखिए oogenesis जो है वो तो स्टार्ट हो जाती है बिफोर बर्थ इन फीटल ओवरी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो जर्म सेल होती है, ठीक है, यहाँ पर भी अगेन जर्म सेल जो होगी 44 प्लस XX होगी यहाँ पर जर्म सेल। ये जर्म सेल जो है माइटोसिस करके क्या फॉर्म कर लेगी? ये माइटोसिस करेगी और माइटोसिस से बन जाएंगे oogonia, डिप्लॉइड होंगे क्योंकि माइटोसिस है। 44 प्लस XX, 44 प्लस XX, ये क्या हुई? यहाँ पर माइटोसिस हुई। और माइटोसिस होने के बाद, माइटोसिस के कारण क्या बन गए? oogonia। और ये जितने भी oogonia बनते हैं वो सारे फीटल ओवरी में ही बन जाते हैं। 2 मिलियन इन ईच ओवरी, ये फीटल स्टेज में ही बन जाते हैं। सो इसका मतलब जो oogenesis स्टार्ट हुई वो कहाँ पर हुई? फीटल ओवरी में स्टार्ट हुई। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन ये ग्रोथ होगी, यहाँ पर क्या हुई? ग्रोथ हुई। न्यूट्रिएंट और मियोटिक फैक्टर एक्यूमुलेट होने के कारण, और ये जो डबल साइज का ये बन गया क्या? प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 जो कि बर्थ से पहले प्रोफेज 1 में जाकर रुक जाती है और प्यूबर्टी के बाद कंप्लीट होती है। मियोसिस 1 हुई तो यहाँ पर हैप्लॉइड, मियोसिस 1 हुई तो यहाँ पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया 22 प्लस X और 22 प्लस X। इसमें से जो एक सेल बड़ी बनी, दूसरी सेल छोटी बनी, जो लार्ज सेल थी इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte। और जो स्मॉल सेल बनी उसको हम कहते हैं पोलर बॉडी। यहाँ पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी जो कि फर्दर डिवाइड नहीं करती, रेयर कंडीशन में ही ये डिवाइड करती है, लेकिन डिवाइड करे या ना करे अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट क्या होना है इसका? ये डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म इतना कम होता है कि ये क्या हो जाती है? डिजेनरेट। हाँ, ये जो एनलार्ज सेल है यहाँ पर जो कि सेकेंडरी oocyte है, ये आगे डिवाइड करेगी। आगे कौन सा डिवीजन होगा इसमें? मियोसिस 2, जो कि मियोसिस 2 हमने देखा था अभी कि मियोसिस 2 जो है वो मेटाफेज 2 पर रुकेगा, लेकिन स्पर्म की एंट्री के बाद ये मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगी और एक लार्ज सेल बनेगी, एक स्मॉल सेल बनेगी। जो लार्ज सेल है 22 प्लस X और यहाँ पर स्मॉल सेल 22 प्लस X। तो यहाँ पर ये जो बड़ी सेल है इसको हम क्या बोलते हैं? ओवम। ठीक है, और जो स्मॉल सेल है वो फिर से क्या बन गई? यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी बन गई। ठीक है, जो फाइनली क्या होगी? अभी डीजेनरेट। तो पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म इतना कम होता है कि वो क्या हो जाती है? डीजेनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए ये पूरी स्टेजेस किसकी है? oogenesis की हैं।
और oogenesis में भी सेम बात है। ये जो फेज है ये मल्टीप्लिकेशन फेज है जिसमें माइटोसिस चल रही है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में था मल्टीप्लिकेशन फेज है। oogonia से oocyte बने, ये कौन सी फेज है? ये ग्रोथ फेज है। यहाँ पर मियोसिस 1 मियोसिस 2 हुई, ये मैच्योरेशन फेज है। ये फेज मैच्योरेशन फेज है। तो इस तरीके से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो है वो कंप्लीट होती है। हाँ, तो चलिए तो बच्चों आज हम बात करते हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा वो गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्राइमेट फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। प्राइमेट फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो क्या कहलाएगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब प्राइमेट क्या होते हैं? प्राइमेटा जैसे मेमल्स की एक जो है ऑर्डर है प्राइमेटा, जिसमें मंकी, एप और ह्यूमन आते हैं। सो इनकी फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल रन कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन जो है वो 28 डेज का होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के, ठीक है ना, प्यूबर्टी पे ये स्टार्ट होती है। और इसकी जो बिगिनिंग होती है उस बिगिनिंग को हम कहते हैं मिनार्की, और जो कि अराउंड 12 टू 14 ईयर्स की एज में होगी, मीन्स प्यूबर्टी पर। और इसका जो टर्मिनेशन होता है, ये जो टर्मिनेट होती है उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। और जो मीनोपॉज होता है, टर्मिनेशन होता है, वो 48 ईयर्स की एज के आसपास होता है, ठीक है ना। तो अभी अपन यहाँ पर डिफरेंट फेजेस की बात करेंगे यहाँ पर कि इसमें कौन कौन सी फेजेस हैं। तो पहली फेज की अगर बात करें तो हम जिसको कहते हैं मेंसेस, या मेंसेस को ही कहा जाता है ब्लीडिंग फेज। मेंसेस और ब्लीडिंग फेज, ये जो मेंसेस और ब्लीडिंग फेज होती है नॉर्मली 3 to 5 डेज की होती है। और नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें ब्लीडिंग फेज है। ब्लीडिंग फेज है मतलब इसमें जो है ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि यूट्राइन वॉल जो है उसमें एंडोमेट्रियम, हमने पढ़ा था इनर वॉल जो होती है यूट्रस की वो क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। और जब एंडोमेट्रियम रप्चर होती है, लाइक ये यूट्राइन वॉल है, ये इनर लेयर है, ये इनर लेयर, ठीक है। ये इनर लेयर कौन सी है? एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम रप्चर होती है, और एंडोमेट्रियम के रप्चर होने से इसकी ब्लड वेसल भी रप्चर होगी, और ब्लड वेसल रप्चर होगी तो जो है ब्लड फ्लो होता है, जिसमें कि क्या होती है? एंडोमेट्रियल सेल्स होती हैं, म्यूकस होता है, प्लस जो है सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है, जो कि ओव्यूलेशन में रिलीज हुआ था सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर जो है ब्लीडिंग होगी एंडोमेट्रियल सेल्स के साथ, म्यूकस के साथ, और इसी के साथ क्या बाहर निकलेगा? सेकेंडरी oocyte। और ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है ये क्लॉट नहीं करता। जनरली हम देखते हैं कहीं पर भी इंजरी हो जाती है, कुछ देर के बाद ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, लेकिन यूट्रस में तो हम बात कर रहे हैं कि 3 to 5 डेज तक कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो रहा है। उसका रीजन क्या है? ये ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन। इसमें फाइब्रिनोलाइसिन होता है जो इस ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो ये फर्स्ट स्टेज जो हो गई, फर्स्ट फेज जो हो गई वो मेंसेस। सेकेंड फेज की बात करते हैं। सेकेंड फेज है प्रोलीफेरेटिव और फॉलिकुलर फेज। प्रोलीफेरेटिव और फॉलिकुलर फेज, ये जो फेज होती है ये 7 to 10 डेज की हो सकती है, ऑन एन एवरेज अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोलीफेरेटिव और फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, ये अपन को थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल वाली बात याद करनी पड़ेगी। जो हमने हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा था oogenesis का, आपको ध्यान होगा हमने वहां पर कहा था कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हुआ क्या? जीएनआरएच। जीएनआरएच ने एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया, याद आ रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया। एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन निकले, कौन से? एफएसएच और एलएच, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि सारे हार्मोन्स कम थे। ओवेरियन हार्मोन जो है, मतलब
यहाँ पर एफएसएच के इफेक्ट से क्या होगा, फॉलिकुलर ग्रोथ होगी और एस्ट्रोजन निकलेगा। ठीक है, और एस्ट्रोजन जब ज्यादा हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक देगा। इसी तरह से एलएच से बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, एलएच कॉर्पस ल्यूटियम बनवाएगा, जिससे मेनली क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा मेनली तो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी निकलेगा, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। और जब प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को भी और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी। अब बात क्या है यहाँ पर कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही कम है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही कम है। सो इसको नेगेटिव, यहाँ से एस्ट्रोजन कोई नेगेटिव नहीं दे रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कम है तो यहाँ से भी नेगेटिव नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलने लगेगा, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, एफएसएच निकलेगा। एफएसएच फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा और ग्रोइंग फॉलिकल की जो थीका इंटरनल सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन निकलेगा यहाँ पर, एफएसएच के इफेक्ट से क्या निकला, एस्ट्रोजन निकला, क्योंकि फॉलिकुलर ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अब ये जो एस्ट्रोजन है, यहाँ पर एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, एक तो प्रोलीफेरेशन, प्रोलीफेरेशन किसका, एंडोमेट्रियम का, जो एंडोमेट्रियम रप्चर हो चुकी थी उसके सेल्स में डिवीजन करवाएगा, मतलब उसमें प्रोलीफेरेशन करवाएगा, जिसके कारण एंडोमेट्रियम जो है 2 to 3 mm थिक हो जाती है। इस प्रोलीफेरेशन के कारण एंडोमेट्रियम 2 to 3 mm थिक हो गई। साथ ही साथ ये रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल भी करवाएगा, रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल, भाई ब्लड वेसल भी तो रप्चर हुई थी मेंसेस में, उसको भी रिपेयर करवाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो है एलएच को क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक भी देता है, तो ये काम कर रहा है एस्ट्रोजन। अब होगा क्या कि एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, एफएसएच बढ़ रहा है तो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एलएच भी बढ़ते जा रहा है। एट दी मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड डे होगा उसके आसपास, मतलब 28 डेज की साइकिल है तो अपन को मिड डे कौन सा ले, 14th डे पर क्या होगा, एलएच बढ़ते बढ़ते अपने पीक पर पहुंच जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एलएच सर्ज। और उस एलएच सर्ज के कारण जो है ओव्यूलेशन होगा, जिसमें ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होंगे और सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ये वाली बात हम पढ़ चुके हैं, बात आई समझ में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मिड डे पर क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होने के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल था वो ग्रेफियन फॉलिकल एम्प्टी बच गया। अब अपन थर्ड फेज की बात करते हैं, थर्ड फेज जिसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज, और इसको सीक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। ये जो है 14 डेज की होती है, ल्यूटियल और सीक्रेटरी फेज जो है वो 14 डेज की होती है। और ल्यूटियल फेज में क्या होगा, जो ग्रेफियन फॉलिकल खाली बच गया, जो ग्रेफियन फॉलिकल एम्प्टी बच गया, वो एलएच के इफेक्ट से, ग्रेफियन फॉलिकल जो एम्प्टी रह गया वो एलएच के इफेक्ट से किसमें कन्वर्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम मेनली क्या सीक्रेट करेगा, मेनली तो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करेगा और इनहिबिन भी सीक्रेट होता है यहाँ से। ठीक है, ये हमने हार्मोनल कंट्रोल में पढ़ा था। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मिलकर क्या करेंगे, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, ये एंडोमेट्रियम को की फर्दर थिकनिंग करेंगे, दोनों मिलकर एंडोमेट्रियम को 5 to 6 mm तक थिक कर देंगे। साथ ही साथ जो ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम या यूट्राइन वॉल को मोर सिक्रीटरी बना देगा, मोर नरिशिंग बना देगा। ठीक है, जिससे कि वो अगर इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन होने पर एम्ब्रियो को या फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट कर सके। उसके लिए जरूरी है कि जो यूट्राइन वॉल है वो कैसी हो, मोर सिक्रीटरी हो, न्यूट्रिएंट सीक्रेट कर रही हो। तो वो सिक्रीटरी नेचर को कौन इंक्रीज करता है, वो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होगा वो आगे बात करेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन ये मिलकर एलएच को नेगेटिव फीडबैक देंगे। भाई प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस से, और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा एलएच के लिए। तो एलएच निकलना बंद, एलएच निकलना बंद तो कॉर्पस ल्यूटियम जो
टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा था यहाँ पर, अब वो कॉर्पस ल्यूटियम नॉन फंक्शनल होके कॉर्पस अल्बिकन्स बना देगा। कॉर्पस अल्बिकन्स जो है कुछ समय के बाद क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, नॉन फंक्शनल तो प्रोजेस्टेरॉन कम, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कम तो यूट्राइन वॉल को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो हार्मोन नहीं है, सो फिर से क्या स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो ल्यूटियल फेज है इसको हम 14 डेज का कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं 14 डेज का। अच्छा, अब आपको अगर डे ऑफ ओव्यूलेशन पूछ लिया जाए, कई बार डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज दिए हो वहां पर, तो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें आपको माइनस कर देना है 14 को, सो डे ऑफ एग्जैक्ट डे ऑफ ओव्यूलेशन हम वहां पर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हार्मोनल कंट्रोल की अपन बात कर रहे थे, इसको एक ग्राफ से भी अपन समझ सकते हैं। यहाँ पर ये अपन ये 14th डे ले लेते हैं, मिड डे, ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन हैं और ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से हैं, और इनका लेवल किस तरह से चेंज हो रहा है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो हैं, एक तो एफएसएच है और दूसरा एलएच है। ये देखिए, ये जो है एलएच है और नीचे वाला जो है वो एफएसएच है। आप देखिए मिड डे पर दोनों ही हाई होते हैं। हमने कहा मिड डे तक तो एफएसएच भी बढ़ रहा था, एलएच भी बढ़ रहा था, और मिड डे तक तो एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ओवेरियन हार्मोन में क्या आ जाएगा, एक तो एस्ट्रोजन आ जाएगा जो कि मिड डे पर बढ़ा हुआ था, फिर कम होने लगा अपने नेगेटिव फीडबैक के कारण। उसके बाद यहाँ पर तो फॉलिकुलर सेल से निकल रहा था, ग्रोइंग फॉलिकल से, फिर इसके बाद एस्ट्रोजन बाद में भी निकलेगा। बाद में कौन निकालेगा, यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकलेगा स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो है वो 2 बार बढ़ेगा, एक तो सेकेंड फेज में और एक लास्ट फेज में, और लास्ट में जो है प्रोजेस्टेरॉन, ये तो हो गया एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन जो है केवल एक बार ही बढ़ेगा, और एक बार कौन सी फेज में बढ़ेगा, ये एक बार जो है लास्ट वाली फेज में बढ़ेगा, ठीक है, ल्यूटियल फेज में, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा। ये कौन सा हो गया, प्रोजेस्टेरॉन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिड डे पर एफएसएच भी ज्यादा है, एलएच भी हाई है और एस्ट्रोजन भी हाई है। उसके बाद जो हार्मोन 2 बार बढ़ेगा वो कौन सा होगा, एस्ट्रोजन, क्योंकि एक बार ये फॉलिकुलर सेल से निकलेगा, दूसरी बार ये कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा। तीसरी बार जो हार्मोन केवल लास्ट फेज में ही बढ़ेगा, एक ही बार बढ़ा और वो भी लास्ट फेज में बढ़ा, वो कौन सा था, वो है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। हाँ जी, तो चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स होंगे, अपन उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो है फर्टिलाइजेशन में ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के बाद उसी समय क्या होना चाहिए, इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन का मतलब क्या है, डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फिर इसके बाद मूवमेंट ऑफ स्पर्म होगा। मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म जो है मूव करके कहां पर जाएंगे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे, जिसको हम एम्पुला कहते हैं, या एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म हुआ, स्पर्म मूवमेंट हुआ, उसके साथ ही क्या हुआ, यहाँ पर स्पर्म का कैपेसिटेशन हुआ। कैपेसिटेशन का मतलब हमने एपिडिडाइमिस में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, कि एपिडिडाइमिस में डीकैपेसिटेशन हुआ था, मतलब स्पर्म को जो है ऐसे उसको फर्टिलाइजेशन के लिए इनकेपेबल बना दिया गया था। और वहां पर इनकेपेबल इसलिए बनाया था कि जिससे कि उसकी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहे, जिससे कि उसके अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम रिलीज ना हो, जो कि फर्टिलाइजेशन में यूज आने वाले हैं, क्योंकि उनकी जरूरत अब पड़ेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ना कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो यहाँ पर कैपेसिटेशन हुआ, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के सिक्रीशन के थ्रू यहाँ पर कैपेसिटेशन हुआ, मतलब स्पर्म को कैपेबल बनाया गया फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स,
फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, गैमीट्स फ्यूज हुए। गैमीट्स फ्यूज होंगे तो क्या क्या होगा? सबसे पहले जो है यहाँ पर स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आएगा। स्पर्म किसके कांटेक्ट में आया? स्पर्म आया कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में। भाई सेकेंडरी oocyte के ऊपर दो लेयर है, एक तो कोरोना रेडिएटा, दूसरी जोना पेलुसिडा, और यहाँ पर है उलेमा। ठीक है, ये तो क्या हो गई? कोरोना रेडिएटा, ये है नॉन सेलुलर जोना पेलुसिडा, और ये सेकेंडरी oocyte की उलेमा। ठीक है, तो स्पर्म कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आया। जैसे ही स्पर्म कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आता है, इसके एक्रोसोम से, इसका जो हेड पार्ट होता है उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। इसके हेड पर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वो जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है एक्रोसोम। ठीक है, ये एक्रोसोम है, और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जिन एंजाइम्स को हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये स्पर्म लाइसिन कौन कौन से हैं? तो स्पर्म लाइसिन में हाइलुरोनिडेज होता है, स्पर्म लाइसिन में सीपीई जिसको हम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कहते हैं, और इसमें जोना लाइसिन होता है, जोना लाइसिन, और जिसको हम एक्रोसिन कहते हैं। तो यहाँ पर हाइलुरोनिडेज है, सीपीई कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, और जोना लाइसिन और एक्रोसिन है जो स्पर्म के हेड में है। तो यहाँ पर हुआ क्या? जैसे ही स्पर्म कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आया, इसका एक्रोसोम जो कि गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी से बना हुआ, ये एक्रोसोम किससे बनता है? गोल्जी बॉडी से। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, जो इसका हेड का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो किससे डिराइव होता है? सो वो गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस से। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्पर्म हेड से जैसे ही स्पर्म जो है वो कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आएगा, इससे क्या निकलेंगे? इससे निकलेंगे स्पर्म लाइसिन। ठीक है, स्पर्म लाइसिन में हाइलुरोनिडेज, सीपीई, जोना लाइसिन और एक्रोसिन ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइलुरोनिडेज क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा के बीच के सीमेंटिंग मटेरियल को डिसॉल्व कर देगा। हाइलुरोनिडेज ने क्या किया? कोरोना रेडिएटा के बीच के सीमेंटिंग मटेरियल को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो सीपी था कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, इसकी हेल्प से ये कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट किया, और स्पर्म कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करके किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? इसके अंदर वाली लेयर के, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जोना पेलुसिडा। मतलब कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट किया और ये जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ गया। यहाँ पर ये कोरोना रेडिएटा थी जिसको ये पेनिट्रेट करके जो है वो जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ चुका है, और अंदर की तरफ यहाँ पर क्या है? अंदर की तरफ है उलेमा। ठीक है, जैसे ये जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आया, जोना पेलुसिडा पर रिसेप्टर्स होते हैं, जोना पेलुसिडा पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं फर्टिलाइजिन, और यहाँ पर स्पर्म हेड पर भी रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन आपस में मैच करने चाहिए। ये एक तरह से लॉक एंड की तरह है कि भाई जोना पेलुसिडा के ऊपर जो रिसेप्टर है वो फर्टिलाइजिन है, वो एक तरह का लॉक है। उसके लिए जो की है, उसके लिए जो चाबी है वो किसके पास है? स्पर्म हेड के पास, जो क्या कहलाती है? एंटी फर्टिलाइजिन। इसके रिसेप्टर प्रोटीन क्या कहलाते हैं? एंटी फर्टिलाइजिन कहलाते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन होगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपेटिबिलिटी रिएक्शन। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन को हम बोलते हैं कंपेटिबिलिटी रिएक्शन, जिसमें लॉक एंड की जो है वो मैच करनी चाहिए। ठीक है, जब ये रिएक्शन हो गई उसके बाद ये तीसरा एंजाइम काम आएगा, जोना लाइसिन और एक्रोसिन, और स्पर्म जो है वो जोना लाइसिन और एक्रोसिन की हेल्प से जोना पेलुसिडा को भी पेनिट्रेट कर देगा, और जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा तो किसके कांटेक्ट में आएगा? ये आएगा उलेमा के कांटेक्ट में। यहाँ पर ये कोरोना रेडिएटा है जिसको पेनिट्रेट करके आया था इसको। ठीक है, यहाँ पर है जोना पेलुसिडा जिसको पेनिट्रेट किया, ये है उलेमा। जैसे ही उलेमा के कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर एक कोन बन जाता है उलेमा पर, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन।
ये कोन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कोन या कोन ऑफ रिसेप्शन। कोन ऑफ रिसेप्शन, ये कोन फॉर्म हो गया। साथ ही साथ जो उलेमा थी वो डीपोलराइज हो गई। उलेमा क्या हो गई? डीपोलराइजेशन हुआ उलेमा का, डीपोलराइजेशन। डीप, इसी को हम कहते हैं फास्ट ब्लॉक। भाई उलेमा का डीपोलराइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही उलेमा डीपोलराइज हो जाएगी, दूसरे स्पर्म से रिएक्ट करके ये जो है उसके रिस्पॉन्स में फर्टिलाइजेशन कोन नहीं बनाएगी। क्योंकि देखिए एक ही स्पर्म को एंटर कराना है, पॉलीस्पर्मी को रोकना है। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है? एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म। सो एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म तो बहुत सारे आए होंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन कोन किसी एक के रिस्पॉन्स में बनेगा। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन बना, मेम्ब्रेन क्या हो गई? डीपोलराइज, जिससे दूसरे जो स्पर्म है वो इसको एक्टिवेट ना कर पाए। तो उसको रोकने के लिए, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए यहाँ पर क्या हुआ? डीपोलराइजेशन। और इसको हमने क्या बोला? फास्ट ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कोन बना। फर्टिलाइजेशन कोन बनने के बाद स्पर्म और उलेमा जो है आपस में फ्यूज हो गई। दोनों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में क्या हुई? यहाँ पर दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई। ये हो गई जोना पेलुसिडा, इसके ऊपर थी यहाँ पर कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये जो है मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई। फ्यूज होने के बाद स्पर्म की एंट्री हुई। फ्यूज होने के बाद स्पर्म जो है वो एंटर हुआ। कहां पर एंटर हुआ? साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। भाई अंदर क्या है? सेकेंडरी oocyte का साइटोप्लाज्म है। तो जब हम बोल रहे हैं एंट्री ऑफ स्पर्म, तो वो किसकी एंट्री की बात कर रहे हैं? हम कहां पर एंट्री की बात कर रहे हैं? स्पर्म में। स्पर्म की एंट्री की बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो स्पर्म जो है एंटर हो गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। मतलब यहाँ पर उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte था, जो मेटाफेज 2 पर अरेस्ट था, उसकी मेटाफेज 2 कंप्लीट होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सेकेंडरी oocyte नहीं रहेगा, वो सेकेंडरी oocyte अब ओवम बन जाएगा। बात आई समझ में? मतलब वहां पर हम कह रहे थे कि मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट कब होगी? ओनली आफ्टर दी एंट्री ऑफ स्पर्म। सो कहां पर स्पर्म की एंट्री की बात कर रहे थे हम? साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte में। और जैसे ही ये यहाँ पर आया तो क्या हुआ? मेटाफेज 2 में जो अरेस्ट था, वो मेटाफेज 2 जो है वो कंप्लीट हो गई। एक्चुअली जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर था वो टूट गया। जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई तो हुआ क्या? एमपीएफ मतलब मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो है उसका ब्रेक डाउन हुआ, जिसकी वजह से मेटाफेज 2 आगे बढ़ी। ठीक है, और यहाँ पर एपीसी बन गया, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर का ब्रेकडाउन हुआ और फॉर्मेशन किसका हुआ? एपीसी का, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से जो है मियोसिस 2 कंप्लीट हुई। और मियोसिस 2 कंप्लीट हुई तो क्या बना? ओवम बन गया। ओवम बनने के बाद अच्छा, इसी समय पर दो काम और हुए हैं। एक तो जोना रिएक्शन हुई है, दूसरा कॉर्टिकल रिएक्शन हुई है। यहाँ पर एक तो हम जोना रिएक्शन की बात करते हैं और दूसरा हम कॉर्टिकल रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए जोना रिएक्शन में क्या हुआ कि जोना पेलुसिडा के जो रिसेप्टर्स थे वो रिसेप्टर डीजनरेट हो गए। स्पर्म की एंट्री के टाइम पर जोना पेलुसिडा के जो रिसेप्टर्स थे, जो अपन कह रहे थे ना फर्टिलाइजेशन, वो रिसेप्टर्स डीजनरेट हो गए। क्यों डीजनरेट हो गए? अगेन, जिससे दूसरा स्पर्म जो है वो इससे रिएक्ट करके कंपेटिबिलिटी रिएक्शन को पूरा ना कर पाए। पॉलीस्पर्मी को रोकना है, एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकना है। तो भाई स्टार्टिंग में तो डीपोलराइजेशन हो गया था, लेकिन डीपोलराइजेशन तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होगा। उसके बाद तो फिर से दूसरा स्पर्म तो आ ही सकता है ना, क्योंकि स्पर्म तो पीछे से आ ही रहे। लेकिन नहीं आएंगे दूसरे स्पर्म। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अब एक तो जोना रिएक्शन हो गई है, जोना पेलुसिडा के रिसेप्टर खत्म हो गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शन हो गई है। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या हुआ है? जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, ठीक है ना, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, जैसे अगर ये बात करें अपन यहाँ पर, ये है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के एक्सट्रूशन के कारण एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ
फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं जिसको, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बनने का रीजन ये है कि ये दूसरे स्पर्म को अब अंदर एंटर नहीं करने देगी। ये इस बात को बता रही है, इस बात का सिग्नल है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गई। तो जोनल रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन जो है इनको हम कहते हैं स्लो ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को रोकने वाला क्या है, ये स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक इसलिए बाद में हुआ है, थोड़ा टाइम लगा है, ये तुरंत हुआ था इसलिए क्या था, फास्ट ब्लॉक था। ठीक है, तो स्लो ब्लॉक हुआ। फिर स्पर्म और ओवम जो है, जो बना है यहाँ पर, उसके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे और न्यूक्लियस फ्यूज होके क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ सिंकैरियन, फॉर्मेशन ऑफ सिंकैरियन या जाइगोट। ये क्या बन गया, सिंकैरियन और जाइगोट। न्यूक्लियस फ्यूज हुए, क्रोमोसोम फ्यूज हुए, जिसको एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं अपन। क्रोमोसोम मिक्स हुए, एक्चुअली न्यूक्लियस फ्यूज हुए, क्रोमोसोम मिक्स हुए, एम्फीमिक्सिस हुई, और जो है डिप्लॉइड क्या बन गया, दोनों ही हैप्लॉइड थे। स्पर्म भी एन था और जो है ओवम जो था वो भी एन था, दोनों मिक्स होकर 2n बन गया। और ये जो 2n बना है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जाइगोट। और इस जाइगोट में जो है अब आगे जो है डिविजन्स होंगे, जिन डिवीजन को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। तो चलिए अब आगे डिवीजन की बात करते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज, अच्छा, क्लीवेज को हम क्लोज्ड माइटोसिस भी कहते हैं, क्लोज्ड माइटोसिस। एक्चुअली ये क्लीवेज जो है वो एक तरह के माइटोटिक डिवीजन ही है, ये एक तरह की माइटोसिस ही है। ठीक है, बस डिफरेंस इसमें इतना है कि नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, जैसे ये एक सेल थी, इससे 2 सेल बनी तो दोनों सेल इसके बराबर होगी। 2 से 4 सेल बन गई अगर, तो यहाँ पर सबका साइज क्या होगा, यहाँ पर साइज सबका पेरेंटल सेल के बराबर है। मतलब आप देखिए यहाँ साइटोप्लाज्म जो है इस यहाँ पर जो है इसके कंपैरिजन में 4 टाइम्स बढ़ गया, यहाँ पे डबल हुआ था, यहाँ पर 4 टाइम्स हो गया, बढ़ते जा रहा है ना, क्योंकि हर सेल का साइज पेरेंटल सेल के बराबर है। तो साइटोजेनेसिस हो रही है, मतलब साइटोप्लाज्म भी बढ़ रहा है। लेकिन क्लीवेज में ऐसा नहीं होता। क्लीवेज में क्या होता है, ये पेरेंटल सेल है, इसी का साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो 2 सेल बन जाएंगी, फिर 2 से 4 बनेंगी तो इसी का साइटोप्लाज्म जो है फिर आधा आधा हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर साइटोजेनेसिस नहीं हो रही है। माइटोसिस तो है लेकिन साइटोजेनेसिस नहीं हो रही है। साइटोप्लाज्म जो है वही साइटोप्लाज्म डिवाइड करते जा रहा है। मतलब इन चारों सेल का साइज मिलाकर आप देखो तो इस एक सेल के बराबर होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, और क्लीवेज स्टार्ट होगी इन फैलोपियन ट्यूब जस्ट आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या स्टार्ट हो गई, क्लीवेज स्टार्ट हो गई यहाँ पर। और क्लीवेज जो है ह्यूमन के केस में जो क्लीवेज होती है उसको हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। होलोब्लास्टिक क्यों, क्योंकि जैसे ये जाइगोट है तो इसको जाइगोट को कंप्लीटली डिवाइड करती है, हालांकि थोड़ी सी अनइक्वल होती है, लेकिन होलोब्लास्टिक क्लीवेज है जो जाइगोट को कंप्लीटली डिवाइड कर रही है उसको हम होलोब्लास्टिक कहते हैं। और जो जाइगोट को कंप्लीटली डिवाइड ना करे उसको हम जो है सुपरफिशियल कहते हैं। सुपरफिशियल है, डिस्कॉइडल है, मतलब मीरोब्लास्टिक कहते हैं उसको। ठीक है, तो हम तो चलिए ह्यूमन क्लीवेज की बात कर रहे हैं। ह्यूमन क्लीवेज होलोब्लास्टिक होगी जो कि जाइगोट को पूरी तरह से डिवाइड करेगी। और ह्यूमन क्लीवेज के टाइम पर जो सेल्स बनती हैं उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कह देते हैं। जो सेल्स बनेंगी, जैसे मान लीजिए 1 से 2 सेल बन गई तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, 2 ब्लास्टोमियर्स बन गए। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म तो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, केवल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ रहा है यहाँ पर। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो इंक्रीज होते जाएगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो उतना ही है, न्यूक्लियस बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, डीएनए की एक्टिविटी बढ़ रही है। सो मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है यहाँ पर। तो हमने कहा कि इनमें जो सेल्स बनेंगी क्लीवेज में उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर कहेंगे। तो देखिए जाइगोट जो है, सबसे पहले जैसे ये जाइगोट है यूनिसेलुलर है, ठीक है, ये बीच में से कट हुआ। पहली क्लीवेज जो होगी वो मेरीडियोनल होगी। मेरीडियोनल मतलब वर्टिकल along the animal vegetal pole। फर्स्ट क्लीवेज जो हुई वो कैसी हुई, मेरीडियोनल। मेरीडियोनल का मतलब है
एनिमल वेजिटल पोल के अलोंग। अब एनिमल पोल क्या है, जहां से स्पर्म की एंट्री हुई थी वो पोल एनिमल पोल है, उसका अपोजिट पोल जो है वो वेजिटल पोल है। सो यहाँ पर मेरीडियोनल हुई, ठीक है, थोड़ी सी अनइक्वल हुई, तो एक ब्लास्टोमियर बड़ा बना, दूसरा ब्लास्टोमियर छोटा बना। दूसरी क्लीवेज जो हुई, सेकेंड जो हुई, वो भी मेरीडियोनल ही हुई। सेकेंड भी कैसी हुई, मेरीडियोनल, लेकिन पहले वाले के राइट एंगल्स पे ऐसे, ठीक है। तो पहली क्लीवेज हुई तो कितने ब्लास्टोमियर बन गए, दो। आप सपोज की ये एप्पल है, अब एप्पल को आप कट कर रहे हो, पहला बार जो चाकू आपने यहाँ से मारा, कितने पीस हो गए, दो हो गए, तो दो ब्लास्टोमियर बन गए। दूसरी क्लीवेज भी कैसी हुई, वर्टिकल हुई, एनिमल वेजिटल पोल के अलाउंग, लेकिन पहले वाले के 90 डिग्री पे इस तरह से। अब हमने चाकू को इस तरह से काटा तो एप्पल के कितने पीस हो गए, 4, मतलब सेकेंड क्लीवेज हो गई तो कितने ब्लास्टोमियर बन गए, 4 ब्लास्टोमियर बन गए। और जो थर्ड क्लीवेज होती है, थर्ड क्लीवेज होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। फिर तीसरी क्लीवेज हमने एप्पल को इस तरीके से काटा तो कितने पीस हो गए, 4 और 4 8 पीस हो गए, ठीक है ना, तो 8 पीस। तो यहाँ पर जो थर्ड क्लीवेज थी वो हॉरिजॉन्टल हुई, जिससे 8 ब्लास्टोमियर की एक स्टेज बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोरुला। जो मोरुला जो है सॉलिड बॉल लाइक होता है, सॉलिड बॉल लाइक। मलबेरी, जो मलबेरी आपने देखी होगी, शहतूत कहते हैं जिसको, मलबेरी लाइक होता है, सॉलिड बॉल लाइक होता है, जिसमें यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें जो पेरीफेरल सेल्स होती हैं वो पेरीफेरल सेल्स तो जो हैं स्मॉल होती हैं और फ्लैट होती हैं, जबकि बीच वाली सेल्स जो होती हैं वो राउंड होती हैं और लार्ज होती हैं। और इसके चारों तरफ हमें पता है कि जो स्पर्म पेनिट्रेट करके आया था जिन लेयर्स को, वो लेयर्स कौन सी थी, ज़ोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, वो तो यहाँ पर रहेंगी दोनों, इसको स्पर्म पेनिट्रेट करके आया था, ठीक है। तो ये जो 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर है, 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ओकेजनली 32 सेल्स हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मोरुला। और इसकी बीच वाली जो राउंड सेल्स हैं इनको हम कहते हैं इनर सेल मास। जो लार्ज और राउंड सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, इनर सेल मास। अब ये जो मोरुला है वो 4 to 6 डेज में नीचे की तरफ डिसेंड करेगा। कहाँ डिसेंड करेगा ये, अगर अपन बात करें, ये जो मोरुला है ये इस तरह से, हमने कहा ये तो सब कुछ कहाँ पर चल रहा था, फैलोपियन ट्यूब में। ये सब कुछ जो है वो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ था, यहाँ चल रहा था, क्लीवेज स्टार्ट हो गई थी। मोरुला जो है 4 to 6 डेज में डिसेंड करता हुआ कहाँ पर आ जाता है, यूट्रस में। और जब ये डिसेंड करता हुआ यूट्रस में आता है उस समय इसकी जो बाहर वाली लेयर है कौन सी, कोरोना रेडिएटा, ये डिजेनरेट हो जाती है। ज़ोना पेलुसिडा तो तब भी रहेगी, ये जो है ज़ोना पेलुसिडा ये तो तब भी रहेगी, कौन सी लेयर डिजेनरेट हो जाती है, कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पर जो है ये डिसेंड करता हुआ यूट्रस में आएगा और उसी समय कोरोना रेडिएटा इसकी डिजेनरेट होगी और उसके बाद बनेगा ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। और जिसमें मोरुला से क्या बनता है, ब्लास्टुला। और ह्यूमन के केस में हम इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब यहाँ पर ब्लास्टुला जो बना तो क्या चेंजेस हुए, एक्चुअली जब ये यूट्राइन वॉल में आया तो इसको यूट्राइन वॉल से न्यूट्रिशन मिला, जिसकी वजह से इसकी पेरीफेरल सेल्स जो थी वो और ज़्यादा एलोंगेट हो गई। पेरीफेरल सेल्स क्या हो गई, ज़्यादा एलोंगेट हो गई और इन्होंने बना लिया ट्रोफोएक्टोडर्म, ठीक है, या ट्रोफोब्लास्ट। इन्होंने ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म बना ली। और बीच वाली जो, अब इन सेल्स के एनलार्ज होने के कारण ये सेल्स एनलार्ज तो हुई हैं, साथ ही साथ ये सीक्रेटरी भी हो गई हैं। सो अंदर की तरफ फ्लूइड सीक्रेट कर रही है, जिसकी वजह से अंदर एक कैविटी बन गई है और इनर सेल मास की सेल्स जो थी वो एक जगह पर जाकर जो है वो एक्यूमुलेट हो गई है। ये इनर सेल मास की सेल्स हैं जो कि बनाती हैं एम्ब्रियोनल, जो कि एम्ब्रियोनल नोब बना लेती हैं। और ये जो कैविटी है इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। और इसके चारों तरफ कौन सी लेयर होगी, अभी ज़ोना पेलुसिडा अभी भी यहाँ पर है,
रिमेन इंटेक्ट, ठीक है, केवल कोरोना रेडिएटा डिजेनरेट हुई है। ये स्ट्रक्चर जो है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या हुआ, पेरिफेरल सेल्स को यूट्राइन वॉल से न्यूट्रिशन मिला तो इलोंगेट हो गई और सिक्रीटरी हो गई और क्या फॉर्म कर लिया, ट्रोफोएक्टोडर्म। इसके बाद सिक्रीशन के कारण अंदर कैविटी बन गई, कैविटी को क्या कहा, ब्लास्टोसील। एक ये जो इनर सेल मास की सेल्स थी वो एक कॉर्नर पे जाके जो है एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जिसको हमने क्या बोला, एम्ब्रियोनल नोब। अब हो क्या रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पर सिक्रीशन हो रहे हैं अंदर, जिससे इसका साइज कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा। तो जोना पेलुसिडा पे प्रेशर जो है वो बढ़ते जाएगा और जब प्रेशर बढ़ेगा तो जोना पेलुसिडा रप्चर होगी। जोना पेलुसिडा क्या होगी, रप्चर होगी। और जोना पेलुसिडा रप्चर होगी, उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बाहर निकल के आएगा जोना पेलुसिडा से और यूट्राइन वॉल से अटैच होगा। ये ब्लास्टोसिस्ट बाहर आया जोना पेलुसिडा से और यूट्राइन वॉल से अटैच होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और ये इम्प्लांटेशन कब होता है, 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद जो है वो इम्प्लांटेशन होगा, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल से अटैच होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, जब इम्प्लांटेशन की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो अपन ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स पढ़ते हैं ना, ये जो ट्रोफोब्लास्ट हैं, इलोंगेटेड सेल, यहाँ पर क्या है, इनर सेल मास है। ये ट्रोफोब्लास्ट जो है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, जिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई यूट्राइन वॉल से अटैच होने के लिए इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गए, कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो क्या कहलाएंगे, कोरियोनिक विलाई। और ये जो कोरियोनिक विलाई है ये सीक्रेट करने लगता है HCG। HCG इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये HCG सीक्रेट करेगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है यहाँ पर ये यूरिन में भी आने लगता है और यूरिन में इसकी प्रेजेंस ये बताती है कि जो है प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। मतलब जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी किट होती है जिसके थ्रू यूरिन के थ्रू प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, उसमें यूरिन में किसकी प्रेजेंस देखी जाती है, उसमें यूरिन में HCG की प्रेजेंस देखी जाती है। जो HCG जो है अगर है यूरिन में, इसका मतलब क्या है कि इम्प्लांटेशन हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म है। अच्छा, वैसे HCG का काम क्या होता है, ये तो चलो ठीक है, अपन उससे जो है इंडिकेशन है ये एक तरह का प्रेगनेंसी का, इम्प्लांटेशन का। लेकिन ये निकला क्यों, इसका फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन ये था कि कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट होने से बचाना। क्योंकि हमें पता है प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा तो किसको नेगेटिव फीडबैक देगा, भाई प्रोजेस्टेरॉन अगर हाई है तो यहाँ पर LH के कारण ही तो कॉर्पस ल्यूटियम बना था और कॉर्पस ल्यूटियम के से ही क्या निकल रहा था, प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन हाई है तो ये नेगेटिव फीडबैक किसको देगा, LH को देगा। और LH को नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, नॉन फंक्शनल डीजेनरेट, तो प्रोजेस्टेरॉन कम। और प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का हार्मोन है। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो जो इम्प्लांट हुआ है एम्ब्रियो वो उस जो है मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ बाहर निकल जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसा नहीं होता। क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, प्रोजेस्टेरॉन तो हाई हो रहा है, LH भी बंद हो रहा है, लेकिन अब कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने से बचाने के लिए HCG आ गया है। ये कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट नहीं होने देगा। इन एब्सेंस ऑफ LH भी कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा और मेंटेन कौन करेगा इसको, HCG। और कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता रहेगा और प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये हमने बात करी इम्प्लांटेशन की। अब जब इम्प्लांटेशन हुआ तो प्लासेंटा बना, इम्प्लांटेशन जब हुआ तो प्लासेंटा बना, तो यहाँ पर अपन कुछ मेन प्लासेंटल हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया तो प्लासेंटा बना। प्लासेंटा को हम कहते हैं फीटो मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू,
फीटो मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका में फीटस का भी पार्ट है। फीटस का कौन सा पार्ट है? कोरियोनिक विलाई। और मदर का भी पार्ट है, मैटरनल पार्ट भी है। मैटरनल पार्ट क्या है? यूट्राइन पार्ट। जो यूट्रस है उसका भी एंडोमेट्रियम जो होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम भी है इसमें और कोरियोनिक विलाई भी है। ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों ही मिलकर जो है वो प्लासेंटा फॉर्म करते हैं। सो इसलिए फीटो मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू बोला, जो कि कनेक्टिंग लिंक होती है बिटवीन मदर एंड फीटस। मतलब यहाँ पर यूट्राइन वॉल अगर अपन देखें, जैसे ये यूट्राइन वॉल है, इस यूट्राइन वॉल से यहाँ पर जो बना है वो प्लासेंटा है। प्लासेंटा के थ्रू फिर यहाँ पर जो है वो एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो हो गया, ये प्लासेंटा हो गया, और ये जिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम? अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है इसको, जिसके थ्रू जो एम्ब्रियो या फीटस है वो प्लासेंटा से जुड़ा होता है, अटैच होता है। सो प्लासेंटा से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इसके एंडोक्राइन फंक्शन की मेनली अपन बात करते हैं। हालांकि इसके फंक्शन क्या हो गया प्लासेंटा के? मदर से जो ऑक्सीजन आएगी वो प्लासेंटा के थ्रू आएगी, मदर से जो न्यूट्रिशन आएगा वो प्लासेंटा के थ्रू आएगा, जो फीटस या एम्ब्रियो का जो CO2 है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो प्लासेंटा के थ्रू ही मदर ब्लड में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो न्यूट्रिशन है, गैसियस एक्सचेंज है, एक्सक्रीशन है। इसके अलावा यहाँ पर एंडोक्राइन फंक्शन भी है। तो एंडोक्राइन फंक्शन में कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसकी अपन बात करते हैं यहाँ पर, जो कि प्लासेंटा से सीक्रेट हो रहे हैं। सो प्लासेंटा से एक तो हमने पढ़ लिया, HCG सीक्रेट होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। दूसरा यहाँ से HPL सीक्रेट होगा, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। HPL का मतलब ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन क्या करता है? एक तो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा, दूसरा मदर बॉडी की, मदर सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देगा, जिससे मदर सेल्स अगर इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं है तो ज्यादा ग्लूकोज का यूज नहीं कर पाएंगी, और वो ग्लूकोज किसको मिल जाएगा? फीटस को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर HPL भी निकलता है, ह्यूमन प्लासेंटल जो है लैक्टोजन। कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, जो कि मदर की थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा मोर थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा उसके सिक्रीशन के लिए। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है वो आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्लासेंटा से भी सीक्रेट होने लगते हैं। देखिए अभी तक तो किससे सीक्रेट हो रहे थे? कॉर्पस ल्यूटियम से ही हो रहे थे, जिस कॉर्पस ल्यूटियम को HCG ने मेंटेन किया था उसी से सीक्रेट हो रहे थे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। लेकिन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है ये प्लासेंटा से भी निकलने लगते हैं, बट आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। फिर रिलैक्सिन निकलेगा। रिलैक्सिन जो है पेल्विक गर्डल जो होती है, पेल्विक गर्डल के बीच के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। भाई इस तरह से अगर अपन पेल्विक गर्डल की बात करते हैं, यहाँ पर पेल्विक गर्डल के बीच में जो जंक्शन होता है, ये जो नीचे की तरफ पेल्विक गर्डल है इसके बीच का जो जंक्शन है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है। ये जंक्शन, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है इसको लूज करने का काम होता है रिलैक्सिन का। लूज क्यों करना है? लूज करना है और डायलेट करना है, जिससे कि पार्चुरेशन में, चाइल्ड बर्थ में हेल्प मिल सके। और ध्यान दीजिएगा रिलैक्सिन यहाँ से तो निकल ही रहा है प्लासेंटा से, साथ ही साथ ये कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकलता है ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी ओनली, ठीक है। वैसे नहीं निकलता कॉर्पस ल्यूटियम से, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी की लेटर स्टेज में कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकलता है रिलैक्सिन। तो ये हार्मोन्स थे जो हार्मोन्स प्लासेंटा सीक्रेट करेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर अपन बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन के बारे में। यहाँ पर फिर गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन में क्या हुआ? ब्लास्टोसिस्ट जो था, ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला बना। गैस्ट्रुला क्या है? जिसमें 3 जर्म लेयर्स बन गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उसको हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुला,
ठीक है। तो ब्लास्टुला से क्या बन गया, गैस्ट्रुला बन गया, जिसमें 3 जर्म लेयर बनी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सबसे पहले बनने वाली जर्म लेयर एंडोडर्म थी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जर्म लेयर बनी और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, जिसको हम कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। इसमें से कुछ ऑर्गन एक्टोडर्म से बनेंगे, कुछ मेसोडर्म से बनेंगे, कुछ एंडोडर्म से बनेंगे। सो ऑर्गेनोजेनेसिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ जो है वो हार्ट बीट सुनाई देने लगती है, जो कि फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस होता है। बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, ऑल मेजर ऑर्गन सिस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेवलप होने लगते हैं बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ। इसलिए थर्ड मंथ के बाद एबॉर्शन करवाना रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे और मेजर ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी डेवलप हो जाते हैं। सो थर्ड मंथ जो है इसके बाद एबॉर्शन रिस्की होता है। फिर फिफ्थ मंथ की बात करें अपन, फिफ्थ मंथ या 20 वीक्स कह रहा हूँ, 20 वीक्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो है वो फील होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होगा। और जो है यहाँ पर फिर उसके बाद बाय द एंड ऑफ जो है 9 मंथ फीटस जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। और उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ। अच्छा, पार्चुरेशन के सिग्नल ब्रेन को कहाँ से पहुंचते हैं? सो पार्चुरेशन के जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल जनरेट होते हैं फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा, दोनों मिलकर। अगेन इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन कई बार आया है, पार्चुरेशन के सिग्नल कौन जनरेट करता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा, दोनों ही जो है पार्चुरेशन के सिग्नल जनरेट करते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड, जो कि 9 मंथ का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सिग्नल जाएंगे, सिग्नल जाने से क्या होगा कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होते हैं। जब ये जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं, इसके सिग्नल्स के बाद यहाँ पर माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से मैटरनल पिट्यूटरी से ओसीटी निकलता है। ओसीटी मीन्स ऑक्सीटोसिन। मैटरनल पिट्यूटरी से क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन की वजह से जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्रिक्वेंट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाते हैं। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं तो ये ऑक्सीटोसिन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। ऑक्सीटोसिन जब ज़्यादा होता है तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक दिए जाते हैं। और ये प्रोसेस कब तक चलती है? जब तक कि चाइल्ड बर्थ ना हो जाए। इसलिए बोला जाता है कि अगर लेबर पेन इंड्यूस नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी पार्चुरेशन के टाइम पर जो पेन होता है उसको हम लेबर पेन कहते हैं, लेबर पेन इंड्यूस नहीं हो रहा है मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उसके लिए डॉक्टर्स कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? तो डॉक्टर्स वहां पर ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक देंगे और जिसकी वजह से जो है लास्ट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इतने ज्यादा फ्रिक्वेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि जो है चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। तो ये जो पार्चुरेशन की मैकेनिज्म है, इसको इसलिए हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स न्यूरो हार्मोनल, भाई न्यूरॉन्स का भी रोल है। न्यूरॉन्स का रोल कैसे है कि भाई सिग्नल्स जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही गए, कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल जो है, कॉन्ट्रैक्शन की इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के थ्रू ही आई। हार्मोनल भी है, क्योंकि कौन से हार्मोन का यहाँ पर मेन रोल है? ऑक्सीटोसिन का यहाँ पर मेन रोल है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म कहते हैं। फिर इसके बाद पार्चुरेशन के बाद जो लास्ट प्रोसेस होती है वो लास्ट प्रोसेस कौन सी है? लैक्टेशन की, जिस लैक्टेशन में जो है मिल्क लेट डाउन भी कहते हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके एंडोक्राइन सिस्टम में मिल्क सिंथेसिस जो होती है वो कौन सा हार्मोन करवाता है? PRL, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो मिल्क सिंथेसिस करवाएगा, मिल्क का सीक्रेशन करवाएगा, लेकिन मिल्क इजेक्शन कौन करवाएगा? उसके बाद जो है मिल्क इजेक्शन जो है वो OCT या ऑक्सीटोसिन करवाता है।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने जो है सारे मेजर पॉइंट को कवर किया है। यहाँ पर हमने और इसकी जो है डीप में पढ़ सकते थे, लेकिन उसको डीप में पढ़ने के लिए हमें उसके लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए। अभी हमने केवल उन बातों को कवर किया है जिन बातों से जो है क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जब हम इसको डीपली और डीप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कई सारी इसमें, हालांकि ऑलमोस्ट हमने इसमें सारी चीजें कवर कर ली है, लेकिन हाँ अगर कुछ चीजें इसमें जो रह गई हैं जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, जो कि एनसीईआरटी से हटके थे, वो चीजें जो है हम ईयर लॉन्ग के कोर्स में ही केवल पढ़ पाते हैं। अदरवाइज इतना डीप में पढ़ना अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने फिर भी, आप ट्रस्ट करिए कि सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर, और जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं या जिन पे आने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।